गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। मैं मनीष मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल हेलो टीचर्स पर। रात के 10:30 बज चुके हैं और मनीष मिश्रा शो स्टार्ट हो जाता है रात के 10:30 बजे। 10:30 बजे से ये क्लास 11:30 पौने 12 बजे तक चलती है। उसके बाद आप विश्रांति में चले जाते हैं, आप सोने चले जाते हैं। साहब, ये पूरी तैयारी होती है, आपकी पूरी प्रैक्टिस कराई जाती है 50 प्रश्नों के साथ। इस 50 व्याकरण के प्रश्नों में सभी प्रकार के प्रश्न सम्मिलित होते हैं। 15 से 17 अध्यायों के प्रश्न सम्मिलित होते हैं। लगभग 3 से 5 प्रश्न हर अध्याय के आपको देखने को मिलते हैं। आप सभी अपना ख्याल रखें, कोरोना से बचें, गर्म पानी पिएं, भाप लें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। सबसे ज्यादा जरूरी है आज के डेट में प्रिवेंशन। भाई, आप अपना ख्याल रखेंगे तभी जीवन में आप किसी को सहारा दे सकते हैं, आप जीवन में कुछ कर सकते हैं। आपका स्वास्थ्य सबसे ज्यादा कीमती है। तो इसी चरण में आगे बढ़ते हैं फटाफट से। मुझे आप जानते हैं, मैं पिछले 7 सालों से हिंदी पढ़ा रहा हूं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। अभी अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया बढ़िया फीचर्स यहाँ पे आपको मिलते हैं जो और कहीं नहीं मिलते। क्या मिलता है बच्चे? सबसे बड़ी बात होती है तैयारी के बाद सर डाउट हमारा क्लियर नहीं होता, तो हर चौथी क्लास यहाँ डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। यहाँ हर सब्जेक्ट के 10 से भी ज़्यादा टीचर हैं। अगर आप चाहो तो हर एक चैप्टर जिस टीचर का बेहतर है उस टीचर से वो पर्टिकुलर चैप्टर आप पढ़ सकते हो। इतनी ज़्यादा वैरायटी यहाँ पे मिलती है। ये आप कह सकते हैं कि ये आपका सुपर मार्केट है एजुकेशन का। और एक इन सारी बातों के साथ साथ यहाँ पे लिमिटेड बच्चे होते हैं, टीचर से इंटरेक्शन होता है बच्चों का, वो अपनी क्वेरीज पूछ पाते हैं, अपने डाउट जो है क्लियर कर पाते हैं। और साथ के साथ एक बार अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, दोबारा कोई बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। बेहतरीन दर्जे की टेस्ट सीरीज मिलती है। जो भी एग्जाम आपके सामने आते हैं उन सभी के बैचेस आपको यहाँ मिल जाते हैं। तो बच्चे, अनअकैडमी ऐप को आप फटाफट से डाउनलोड कर लें और फ्री क्लासेस पाने के लिए मनीष एम कोड लगाएं और फ्री क्लासेस अनअकैडमी पे पाएं। 25% प्राइस अभी ड्रॉप हो चुका है, तो आप अपने कोर्स को चुन सकते हैं। अनलिमिटेड प्रिपरेशन ऑफ यूपी टेट का ये बैच आप देख पा रहे हैं आ चुका है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं सुबोध, चैतन्य, अंशिका, निशु, अमिता, शुभम। फटाफट से सेशन को शेयर करते चलेंगे और अपने सारे दोस्तों को बता देंगे भाई राम नवमी की ढेर सारी बधाइयां आप सभी को। आपके जीवन में खुशहाली आए, बच के रहें और भगवान राम की तरह आप अपने लक्ष्य को हासिल करें, विजयी बने। तो फटाफट से आपको बताना है नासिक के व्यंजन कौन कौन से होते हैं। व्यंजन पूछा है तो आप देखेंगे स्पर्शी व्यंजन के जो 5वें वर्ण होते हैं, जिसे आप पंचमाक्षर कहते हैं बच्चे, पंचमाक्षर कहते हैं, यही नासिक के होते हैं। अंग, इय, ड़, न, म, इन्हीं को बच्चे हम नासिक के वर्ण कहते हैं। इन्हीं को हम नासिक के वर्ण कहते हैं, आपको याद रखना है। और आजकल इनकी जगह पे मानक हिंदी में अनुस्वार का प्रयोग होता है। इनकी जगह पे नोट कर लेंगे, आजकल मॉडर्न हिंदी में, मानक हिंदी में, स्टैंडर्ड हिंदी में अनुस्वार का प्रयोग होता है। ये भी नोट कर लेंगे। पिछली बार पूछा गया था, अब हिंदी आप देखेंगे ऐसे लिखी जाती है, पहले हिंदी ऐसे लिखी जाती थी, यहाँ पे न होता था, लेकिन मैंने बताया इस न के स्थान पे आजकल क्या आ गया है, ये बिंदी आ गई है। तो अभी इस विंदी का प्रयोग किया जा रहा है, अनुस्वार का प्रयोग किया जा रहा है पंचमाक्षर की जगह पर, अंग, इय, ड़, न, म की जगह पे। तो फटाफट से आप नोट कर लेंगे, जल्दी से सेशन को शेयर करते चलेंगे। ये आपके 5 हो गए नासिक के व्यंजन, पंचमाक्षर जिन्हें कहते हैं। तो म आपका जवाब हो गया। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा है आपसे, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? जल्दी से आपको जवाब देना है। ए वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक के कहलाते हैं, मूर्धन्य कहलाते हैं, ओष्ठ कहलाते हैं, कंठ तालव्य कहलाते हैं। तो पहले समझना आप, जो वर्ण नासिका से बोले जाएंगे, नासिका से बोले जाएंगे उन्हें हम नासिक के बोलते हैं। जो मूर्धा से बोला जाएगा वो मूर्धन्य कहलाया जाएगा। जो ओष्ठ से बोले जाते हैं बच्चे वो ओष्ठ बोले जाते हैं। और जो कंठ प्लस तालु से बोले जाते हैं वो कंठ तालव्य कहलाते हैं।
अब यहाँ पे जब भी आप देखेंगे तो नोट कर लेना वर्ण क्या कहलाते हैं। यहाँ पे पूछा है तो बच्चे ए और ओ औ ये आप देखेंगे संयुक्त स्वर हैं, इन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं, संयुक्त स्वर। और संयुक्त स्वर बनता कैसे है, दो भिन्न भिन्न स्वरों से, दो अलग अलग स्वरों से। तो ए और ए बनता है बच्चे आ जो कि कंठ से बोला जाता है, ई जो कि बच्चे किससे बोला जाता है, तालु से बोला जाता है। ईचू यसा नाम तालु आपने सुना होगा, अकुह विसर्निया नाम कंठ ये भी सुना होगा आपने। और ये बोला जाता है बच्चे आ के साथ ऊ के मिलने से। तो कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए तो ये कंठ ओष्ठ से बोला जाएगा, कंठ और ओष्ठ से, इसी प्रकार इसको कहेंगे कंठोष्ठ ध्वनि, कंठोष्ठ ध्वनि इसको बोलेंगे। और ये आपका जवाब हो गया। चूंकि ये कंठ और तालु से बोला जा रहा है इसलिए इनको हम कह देते हैं कंठ तालव्य ध्वनियां, कंठ तालव्य ध्वनियां। तो बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं बच्चे। नहीं भाई, ये सब अपने आप में आप देखेंगे, मैंने अभी आपको ये बताया कि ये संयुक्त स्वर हैं, दो स्वरों से मिलके बनते हैं। निम्न में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया? जल्दी से आप जवाब दे देंगे। अनुराग स्वागत है। निम्नलिखित में से किसे, कौन सा ऐसा वर्ण आपके सामने दिख रहा है जिसे हमने वर्णमाला में स्थान नहीं दिया है? तो जल्दी से आपको बताना है। हिंदी वर्णमाला से संबंधित कई प्रश्न और जो है आपको जान लेना है। ये कह रहा है हिंदी वर्णमाला तो स्टैंडर्ड वर्णमाला में सॉरी 52 लेटर्स हैं, आपके 52 वर्ण हैं, जिसमें से आपके 11 स्वर होते हैं, दो आपके अयोगवाह होते हैं, दो अयोगवाह होते हैं बच्चे, आपके 25 स्पर्शी होते हैं, 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं, दो द्विगुण व्यंजन होते हैं, दो द्विगुण व्यंजन होते हैं, और फिर दो द्विगुण व्यंजन होते हैं, और आपके 4 अंतस्थ और 4 आपके ऊष्म होते हैं, ऊष्म होते हैं, 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, और 4 हम कहते हैं संयुक्त, आपके संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। यहां कहता है किस वर्ण को स्थान नहीं दिया गया, तो हम वर्णमाला हम कहते हैं अ से ज्ञ तक की हम वर्णमाला, यहीं से अ से ज्ञ तक, अज्ञानी से ज्ञानी बनाने का काम हिंदी में होता है। अयोगवाह होता है बच्चे अंग और अह को हम अयोगवाह कहते हैं, अंग और अह को हम अयोगवाह कहते हैं। तो आप देखेंगे स्र को इसमें जगह नहीं दी गई, जबकि आप देखेंगे स्र को हम गिनते हैं लेकिन स्र को जगह नहीं मिलती है। तो जिन्होंने भी सी जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, वर्णमाला के क्वेश्चन खत्म हो गए, अगला चैप्टर। मैंने कहा हर अध्याय के 3 प्रश्न मिलेंगे और बेहतरीन श्रृंखला होती है, बेजोड़ होती है, शानदार स्टूडेंट के लिए जानदार श्रृंखला मैं चला रहा हूं। रात्रि के समय में जब चारों दुनिया में आप देखेंगे चारों दिशाएं शांत होती हैं, उस समय आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, रात को जग करके अपने लिए आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, निश्चित रूप से आप अपनी सफलता में 4 चांद लगा रहे होते हैं। उच्चारण शब्द में आपको उपसर्ग बताना है, जल्दी से आपको बताना है। और मैंने आपको एक पॉइंट संधि से आपको यह बताया था, कहीं पे भी चौ चौ आ जाए, कहीं चौ छ आ जाए, कहीं पे जौ ज आ जाए, कहीं जौ झ आ जाए, या फिर कहीं ट ट आ जाए, कहीं पे बच्चे ठ ठ आ जाए, या फिर ड या ड आ जाए, या फिर कहीं पे ल या ल आ जाए। तो इन कंडीशन में आप देखेंगे जहां आधा वर्ण है उसकी जगह पे आधा त लगा देते हैं, आधा त लगा देते हैं। तो यहाँ पे भी ठीक ऐसा ही आपने उत कर दिया, उत कर दिया, आधे च को त में बदल दिया और यहाँ पे चारण कर दिया। तो यहाँ पे तुरंत आपको पता चल गया उपसर्ग नहीं है, उच्च नहीं है, उच्च नहीं है, उत उपसर्ग आपको मिल जाता है। हाँ, 10 दिशाएं सो रही हैं, सिर्फ आप जग रहे हैं। ये शुभम यादव ने कहा कि सर 10 दिशाएं सो रही हैं और हम जग रहे हैं, बिल्कुल शानदार। और अगर संधि की अगर बात करें तो ये व्यंजन संधि में हो जाता है, ये त संबंधी नियम के अंतर्गत आता है।
त संबंधी नियम के अंतर्गत आता है कि अगर कहीं भी त के बाद च च च छ ज ज ज झ ट ट और यहाँ पे ड ड या ल ल में से कुछ है तो क्या हो जाता है, तो वहां पे आप कर देते हैं ज ज लगा देते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। रिपोतार्ज, अब बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने, एक बेहतरीन क्वेश्चन आया। रिपोतार्ज किस भाषा का शब्द है? रिपोतार्ज जो है ये रिपोर्ट से बना है। इंग्लिश के आप देखेंगे, इंग्लिश के रिपोर्ट से बना है। इंग्लिश से रिपोर्ट, रिपोर्ट का मतलब होता है प्रतिवेदन करना, बच्चे वास्तविक रूप से यथावर्णन करना, वास्तविक रूप से वर्णन करना, किसी घटना का वास्तविक रूप से, जैसी वो घटना है वास्तविक, या आप कह सकते हैं यथागत वर्णन करना, यथागत वर्णन करना, रूप से वर्णन करना। जल्दी से जवाब देंगे। कई बच्चे बता रहे हैं भाई पुर्तगाली है और सी पांचवें का जवाब आ रहा है। और बच्चे यहाँ पे आपने फिर से एक गलती कर दी साहब, ये फ्रांसीसी शब्द है, मतलब फ्रांसीसी का मतलब फ्रेंच भाषा का शब्द है। नोट कर लेना, रिपोतार्ज फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है वास्तविक घटना, और रिपोतार्ज एक हिंदी की विधा है। नोट कर लेना, हिंदी की विधा है, हिंदी की विधा है, हिंदी की विधा, जैसे निबंध है वैसे ही रिपोतार्ज होता है। और बच्चे मैंने कहा यहाँ प्रतिवेदन यथागत रूप से किया जाता है, वास्तविक रूप से दिखाया जाता है, जैसे इंग्लिश की रिपोर्टिंग की जाती है। और शिवदान सिंह चौहान पहले आप देखें रिपोतार्ज के जनक कहलाते हैं, रिपोतार्ज के जनक कहलाते हैं, जनक कहलाते हैं शिवदान सिंह चौहान, शिवदान सिंह चौहान। तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। शिवदान सिंह चौहान, ये भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि रिपोतार्ज के जनक कौन है। हमारे यहाँ सबसे पहले रिपोतार्ज किसने लिखा, तो शिवदान सिंह चौहान ने लिखा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आ गया कारतूस। जल्दी से आपको जवाब देना है, कारतूस किस भाषा का शब्द है? कारतूस किस भाषा का शब्द है? जल्दी से आपको बता देना है, कारतूस किस भाषा का शब्द है, जल्दी से आपको बता देना है। एक क्वेश्चन आपके सामने आता है अंग्रेज, और ये अंग्रेज भी खूब पूछा गया। अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? देखता हूं सबसे पहले कौन जवाब देना है, कौन सबसे पहले जवाब देता है। मैंने कहा लाइक शेयर और कमेंट करने की जिम्मेदारी आप पर है। आप जैसे महान स्टूडेंट हमारी क्लास में आते हैं, आपकी महानता का परिचय इस बात से है कि 10:30 बजे रात को भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप अपने लिए अगर सजग हैं तो आने वाले जब आप भविष्य में अपनी जिम्मेदारी उठाएंगे तो निश्चित रूप से उन छात्रों के लिए, देश के भविष्य के लिए आप उतने ही सजग होंगे। तो निश्चित रूप से, और बच्चे आप नोट कर लेंगे ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, बिल्कुल सही जवाब। टर्की भाषा का नहीं, कारतूस आप देखेंगे, कारतूस बच्चे नोट कर लेंगे, तुर्की या टर्की का नहीं है, नोट कर लेंगे। अंग्रेज पुलिस रेस्तरा, अंग्रेज पुलिस रेस्तरा बच्चे ये आप देखेंगे। और एक शब्द इसमें साथ के साथ खाने वाला फल है, आप लीची, ये आप देखेंगे फ्रेंच भाषा का शब्द हो गया। अरबी भाषा का जब भी आप देखेंगे गुलाब, जब भी आप देखेंगे, पहले फारसी भाषा की बात कर लेते हैं। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, ये नोट कर लेना, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। और उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है, ये भी पूछा जाता है, उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। और उर्दू के अंतर्गत आता है बच्चे कैंची, आप देखेंगे उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है, और तुर्की में कैंची आ जाती है, तोप आ जाता है, चाकू आ जाता है, ये सब आप देखेंगे, ये सब तुर्की भाषा के शब्द आ जाते हैं। और गुलाब, सरदार, सरकार, गुलाब, सरदार, सरकार, अगर आप देखेंगे ऐसे शब्द आ जाते हैं तो ये साहब फारसी भाषा के शब्द आते हैं। खुश भी, खुशगवार, खुशबू, ये फारसी भाषा का शब्द आता है। जब भी औरत, अरबी फारसा का बार बार ये पूछा जाता है बच्चे, औरत, औलाद, औरत, ये अरबी भाषा के शब्द हैं। इज्जत, ये आप देखेंगे लोग कहते हैं मेरी इज्जत चली गई, ये अरबी भाषा का शब्द है, अपने यहां ये शब्द ही नहीं थे, ठीक है, अपने यहां शब्द नहीं थे ये। तो फटाफट से औरत, औलाद, इज्जत, और ये जो आप दिमाग कहते हैं अक्ल, ये भी अरबी भाषा का शब्द है, अक्ल। तो अक्ल लगा के पढ़ेंगे आप।
आगे बढ़ते हैं बच्चे, और सबसे आसान प्रश्न कह सकते हैं, कवि का शब्द, कवि स्त्रीलिंग बताना है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? और कभी कभी वर्तनी शुद्धि में भी ये प्रश्न पूछा जाता है, कभी कभी क्या ज्यादातर पूछा जाता है, ज्यादातर पूछा जाता है। और साहब एक चीज तो आपको करना पड़ेगा, मैंने कहा लाइक और शेयर करने में पीछे ना रहें, अपने सारे दोस्तों को जगा देंगे और कह देंगे भैया रामनवमी है, आज के दिन से जो स्टार्ट करता है पढ़ाई, माँ की कृपा से कभी भी निष्फल नहीं होती। तो निश्चित रूप से एक बार जगा देंगे, आपके घर में कोई सोया हुआ हो, आपके आसपास पड़ोसी कोई सोए हुए हैं, उन्हें जगा देंगे कि भैया पढ़ लो, अगर हिंदी आती है आपके एग्जाम में। तो ये मैंने बार बार कहा है कि दिल आपको याद रखना है, ये दो दिल आपको मिला देना है, पहले दिल में य और दूसरे दिल में आपको त्रा लिख देना है और कव कर देना है, बस यही कवित्री बन जाएगा, ये आपकी कवित्री बन जाती है। तो ये दिल आपको याद रखना है, ये दिल अगर आपको याद है तो कभी कवित्री में गलती नहीं करेंगे। आगे बढ़ जाते साहब, अनवर गया होगा, अनवर गया होगा वाक्य किस काल को संकेतित करता है? संकेतित करता है, जल्दी आपको बताएंगे किसकी तरफ संकेत करता है अनवर गया होगा। जब भी आपसे पूछा जाए तो भैया सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आप देखेंगे आसन्न भूतकाल और साहब संदिग्ध भूतकाल, इसमें लिख देंगे हेतु हेतुमद भूतकाल, हेतु हेतुमद भूतकाल लिख देंगे फटाफट से। और बच्चे नोट कर देंगे पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, ये 6 प्रकार का भूतकाल होता है, 6 प्रकार का होता है भूतकाल। और ये मैं आज ही आपको बता देता हूं, जल्दी से फटाफट से देखता हूं सबसे पहले कौन जवाब दे रहा है। चलो वैभव, शानदार, बेहतरीन, लाजवाब। तो सबसे पहले आप देखेंगे, आपने कहा अनवर गया, अनवर गया, अगर ये बात हो गई तो आप देखेंगे सामान्य भूतकाल है, लेकिन अनवर गया है, तुरंत अभी जस्ट गया है, अनवर गया है, अनवर, आप देखेंगे अनवर गया है, अनवर गया है, ये आसन्न भूतकाल हो गया। अगर आप देखेंगे अनवर, आप कह देंगे, यहां पे नोट कर लेंगे अनवर गया था, अनवर गया था, गया था, ये पूर्ण भूतकाल हो गया। और अपूर्ण में रहा था, अनवर जा रहा था, अनवर जा रहा था, ये हो जाएगा साहब, ठीक है। और आप देखेंगे नेक्स्ट, हेतु हेतुमत भूतकाल में अनवर जाता, अनवर जाता, अगर ऐसा होता तो अनवर जाता, ऐसा होता तो अनवर जाता, जहां शर्त वाली वाक्य भूतकाल में होता है वहां पे हेतु हेतुमत हो जाता है, मतलब ये बचा क्या, अनवर गया होगा। संदिग्ध है, मतलब जा भी सकता है कि नहीं भी जा सकता है, तो यहां आपने कह दिया अनवर गया होगा। यहां से दिमाग क्या लगाना है, बस सिंपल सी बात है, सामान्य भूतकाल में है जोड़ दोगे तो आसन्न भूतकाल हो जाएगा बच्चे, और इसमें था जोड़ दोगे तो पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। क्लियर है? आप होगा जोड़ दोगे तो, होगा जोड़ दोगे तो संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा, और बच्चे आप रहा था जोड़ दोगे तो अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है। सच्चिदानंद जो है संस्कृत की क्लास आपको मिलेगी, परेशान नहीं होना है। क्लास क्यों नहीं चल रही है? क्लास चल रही है भाई, जल्दी से आप फटाफट से सेशन को शेयर करें, सेशन को शेयर भी करते रहें बच्चे। कम से कम आज की संख्या 100 तक पहुंचानी है, अपना बाहुबल आपको दिखाना है। कहते हैं आपको आज दिखाना है कि भैया हम आपके साथ हैं, वहां बिल्कुल। एक गुरु हमेशा गुरु शिष्यों से जाना जाता है, आप हमारे प्यारे शिष्य हैं, आप सभी विद्वान साथी विदुषी बहनें फटाफट सेशन को शेयर करते रहें। हिंदी में कौन विकारी शब्द नहीं है? बहुत शानदार प्रश्न आपसे पूछा है, विकारी शब्द नहीं है। प्रत्यय, संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, जल्दी से। और हर क्वेश्चन से मैं कुछ नया आपको देता हूं, सिखाता हूं, बताता हूं, तो यहां पे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जल्दी से आपको जवाब देना है बच्चे। तो आपका ये प्रत्यय विकारी शब्द नहीं है, यहां पे आप विशेषण कर देंगे, विशेषण। तो ये चारों मिलकर के बच्चे ये विकारी शब्द बना लेते हैं, ये विकारी शब्द बना लेते हैं। और एक कोना और यहां पे बना लेंगे अविकारी का,
अविकारी का। इनकी संख्या आपको पता चल गई 1 2 3 4 और यहां इनकी भी संख्या होती है 1 2 3 4। इसमें पहला आता है क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताता है। दूसरा होता है संबंध बोधक जो संज्ञा, दो संज्ञा या सर्वनामों में संबंध बताता है, संबंध बोधक। इसके बाद आता है साहब दो वाक्यों में या उपवाक्यों में संबंध बताता है, समुच्चय बोधक। और इसके बाद आता है विस्मयादि बोधक। वाक्य के पहले लग के विस्मय बताता है, आश्चर्य बताता है, घृणा दिखाता है, गहरी अनुभूति बताता है, तो उसे कहते हैं विस्मयादि बोधक। तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं। और एक ये, और ये किस कारण से होते हैं, अगर बदल जाता है लिंग वचन कारक के अनुसार तो आप देखेंगे अगर बदलाव होता है तो विकारी, अगर नहीं बदलता है तो साहब अविकारी। तो विकारी अविकारी याद रखेंगे, ये चार होते हैं, ये चार होते हैं। ये आप देखेंगे ये यौगिक शब्द हैं, यौगिक शब्द के अंतर्गत आते हैं। समास उपसर्ग प्रत्यय, आप नोट कर लेना, उपसर्ग और प्रत्यय ये यौगिक शब्द के अंतर्गत आते हैं, यौगिक शब्द के अंतर्गत आते हैं। संधि इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो बच्चे जल्दी से जल्दी, क्या बात है, शुभम ने कंजक्शन प्रीपोजिशन एडवर्ब इंटरजेक्शन, क्या बात है भाई। जय श्री राम शालिनी, फटाफट से आज रामनवमी की ढेरों बधाइयां आप सभी को। आपके घर में खुशहाली आए, मेरी मंगल कामना है। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। अपना जरूर आप ख्याल रखें, गर्म पानी जरूर पिएं, घर वालों को पिलाएं। मैं बार बार कह रहा हूं, भाप एक बार जरूर लें। किस शब्द में करण तत्पुरुष समास है, जल्दी से आपको बताना है। करण तत्पुरुष, करण में क्या आता है, अलग करने पे से आता है। तत्पुरुष समास में क्या आता है, आपको याद रखना है, बीच में से या के द्वारा आएगा, से या के द्वारा आएगा, से आएगा या के द्वारा आएगा। अलग करने पे इसका लोप होगा, इसका लोप होगा पूर्व पद और उत्तर पद में, पूर्व पद और उत्तर पद में आप देखेंगे इसका लोप होगा। तो जीवन मुक्त, जीवन मुक्त मतलब जीवन से मुक्त हो गया, जीवन से अलग होगा। से आ रहा है लेकिन साहब अलग हो रहा है। पथ भ्रष्ट, से आ रहा है लेकिन पथ से अलग हो रहा है। आप देखेंगे स्वर्ग पतित, तो मैंने आपको पतित बताऊंगा में गिरा हुआ, स्वर्ग में गिरा हुआ, स्वर्ग पतित। लेकिन जो आप देखेंगे रोगग्रस्त, तो रोग से ग्रस्त अगर होता है कोई भी प्राणी तो सी जवाब। कई बच्चों ने ए जवाब दिया है, टिंकू शर्मा जी ए नहीं होगा, सी जवाब होगा, बी भी इसका जवाब नहीं होगा। पथ भ्रष्ट, भ्रष्ट का मतलब होता है पथ पे जाना था लेकिन वो अलग हो गया, पथ भ्रष्ट। तो से ये दोनों पृथक हो रहे हैं, ये दोनों बच्चे याद रखेंगे ये अपादान कारक हो जाएंगे, अपादान कारक हो जाएंगे। और अगर कहीं च्युत शब्द आ जाए, च्युत शब्द भी अलग होता है, ये भी च्युत का मतलब भी अलग होता है। आगे बढ़ेंगे बच्चे। अब आपको बताना है किस शब्द में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास आपको बताना है यथा विधि प्रजापति शुद्ध जल नवास। आसान सा प्रश्न आपके सामने। मैंने कहा आज आपको अपनी शक्ति दिखानी है, लाइक शेयर फटाफट करते जाना है और साथ के साथ 50 प्रश्न जब तक आपके होंगे खूब ईमानदारी से करते जाएं, जवाब देते जाएं। लास्ट में अपना कमेंट करके जवाब जरूर दिया करें कि कितने प्रश्न आपके सही हुए, क्या नया सीखा। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अव्ययी भाव समास पूछा है तो बच्चे बचपन में आपने सुना होगा आ, अनु, प्रति, भर, यथा, यावत, यथा, यावत, ये शब्द आपने सुना होगा, बा, बे। अगर ऐसे शब्द आ जाएं, अगर ऐसे शब्द आपको गलती से भी मिल जाते हैं और इसके बाद कोई संज्ञा होती है तो वहां पे हम कह देते हैं अव्ययी भाव समास है। बचपन में आपने पढ़ा होगा, लेकिन आज की परिभाषा चेंज हो गई है। आज कहते हैं साहब अगर संज्ञा के साथ संज्ञा मिल जाए हाथ अव्ययी भाव समास होगा। अगर कहीं अव्यय के साथ अव्यय मिल जाए, मतलब अगर कहा जाए धीरे धीरे, तेज तेज, जल्दी जल्दी, तो भी अव्ययी भाव समास होगा। और कहीं बच्चे अगर उपसर्ग के बाद आप देखेंगे संज्ञा आ जाए तो वहां पे भी अव्ययी भाव समास होगा, तीनों कंडीशन में। तो ये थियरी के साथ हो गया और ये रटंत विद्या घटंत बुद्धि वाला हो गया जो बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी जल्दी। प्रश्न संख्या 12, किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है? आपको जवाब देना है बहुब्रीहि समास नहीं है, कहां पे नहीं है, जल्दी से आपको जवाब देना है।
जल्दी से हमारे साथ नीतू, टिंकू, शालिनी, अनुराग, खुशबू, निशु, नैन्सी, शुभम, खुशबू, प्रियंका, अमिता, चांद, शुभम, निशु, शारदा, नैन्सी, अंशु, सच्चिदानंद, वैभव, ये सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। मैंने कहा फटाफट से सेशन को शेयर कर देंगे जिससे 100 बच्चे हो जाएं। फटाफट से लाइक और शेयर करते चलेंगे। कहते हैं पढ़ाना मेरा काम है, लाइक शेयर कमेंट करना ये आपकी जिम्मेदारी, और मुझे पता है आप जिम्मेदार लोग हैं। ठीक है मेरे विद्वान साथी, विदुषी बहनें, फटाफट से सेशन को शेयर करते रहें। तो चक्रपाणी, चतुर्भुज, पंचानन, पंचपात्र, देखता हूं सबसे पहले जवाब किसका आएगा। और सभी बच्चों ने लगातार डी जवाब दे दिया और आपको मिलते हैं इस बार बिल्कुल सही जवाब के लिए शानदार तालियां। हाँ बिल्कुल सही आपने सुना कि साहब जो पंचानन है, बच्चे पंचानन किसको कहा जाता है तो नोट कर लेना है दिमाग में, पंचानन भगवान शिव के लिए आता है। और चक्रपाणी जिनके हाथ में, ये विष्णु भगवान के लिए आता है। और बच्चे चतुर्भुज, ये भी विष्णु भगवान के लिए आता है। 4 भुजाएं हैं जिनकी, अर्थात विष्णु भगवान। चक्र हैं जिनके हाथ में, अर्थात विष्णु। पंचानन 5 मुख वाले हैं, अर्थात शिव। लेकिन पंचपात्र 5 पात्रों का समूह, जहां पे आप नोट कर लेंगे, जहां पे बच्चे संख्यावाचक विशेषण हो, संख्यावाचक आप विशेषण होगा और इसके बाद संज्ञा होगी, इसके बाद संज्ञा होगी और दोनों मिलके समाहार बता रहे होंगे, समूह की बातें कर रहे होंगे, वहां पे बच्चे द्विगु समास होता है। जहां समाहार या समूह बता रहे हो द्विगु समास होता है। तो पंचपात्र द्विगु समास के अंतर्गत आ गया। बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विसर्ग संधि है, और सोच समझ के अब जवाब देंगे। 3 प्रश्न आपके संधि के होंगे। अच्छे प्रश्न हैं, जल्दी जल्दी। टिंकू, खुशबू, बातें नहीं, अभी जवाब दे लो। यही होता है जब पढ़ाई का टाइम होता है तो हम पढ़ाई नहीं करते, उस समय बातें कर रहे होते हैं और 2 नंबर कम आ जाते हैं तो दुख होता है। तो ऐसा नहीं करना है बच्चे, सीखना है। ठीक है, फटाफट से सेशन को जो है देखते रहें, सीखते रहें। कहता विसर्ग संधि अत्यधिक, तो कहीं पे भी आप नोट कर लेना, य के पहले आधा वर्ण आ जाए, व के पहले आधा वर्ण आ जाए और शब्द के बीच में त्र आ जाए, ये निशान है यण संधि के अंतर्गत। ये इसे यण संधि कहते हैं बच्चे, ये यण संधि की पहचान हो गई। उत्तम, उत जमा तम, ये आप देखेंगे आपका व्यंजन संधि हो गया। तत् जमा मैं, मैंने आपको बताया अगर कहीं 5वां वर्ण मिल जाए तुरंत इसको पहले में बदल देना है, 5 का 1 कर देना है। कहीं पे भी आपको ये दिख जाए तो आपको 5वें को जब आपने पहले में बदला, ये हो जाएगा तत् जमा मैं। ठीक है, ऐसे ही कहीं तीसरा, जैसे आपको दिग्गज दिख गया तो इसको कहते हैं तीसरे का पहले में बदलना, तो आपने कर दिया दिक जमा गज। तो इस प्रकार से आप संधि विच्छेद भी करते चलेंगे। यहां पे हो जाएगा बच्चे मनः जमा अनुकूल, मनोनुकूल। ठीक है, मनः जमा अनुकूल, मनोनुकूल, जो शब्द है बी वाला, ये विसर्ग संधि है। फटाफट से सेशन को शेयर करते चलेंगे। बी जवाब सही है जिन्होंने भी दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न आ गया, उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से आपको बताना है। अभी ये मैंने आपको नियम बताया, य के पहले आधा वर्ण आए और यहाँ पे आधा र है, तभी इस पर लगा है आधा र। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से लिखा है, तो जल्दी से आपको बताना है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। जल्दी से आपको बताना है। आप कह रहे हैं कि साहब बफरिंग हो रही है, बफरिंग तो नहीं होनी चाहिए। बाकी मैं एक बार चेक कर लेता हूं, बाकी बच्चे मैं एक बार चेक कर लेता हूं। बफरिंग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी बफरिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक बफरिंग होगी। अगर एक बार आप शेयर करते रहेंगे तो बफरिंग नहीं होगी, एक बार शेयर कर देंगे तो बफरिंग खत्म हो जाएगी। मैंने कहा जब आप शेयर कर देंगे बफरिंग खत्म हो जाएगी। तो ये बच्चे देखते हैं आप, ई या फिर ई के बाद इससे इतर कोई भी शब्द आ जाए, कोई भी आप देखेंगे स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए, भिन्न स्वर कोई भी आ जाए, भिन्न स्वर कोई भी आ जाए, ये दोनों मिलके य बनाते हैं, ये दोनों मिलके य बनाते हैं। यहाँ पे भी यही हुआ, ई के साथ कोई स्वर आया, रिजल्ट क्या बना रहा था य, लेकिन य पे ऊ की मात्रा लग गई, ये यू हो गया। इधर बचा था क त और इधर बचा था उप, तो यहाँ पे आधा र इसके ऊपर चला गया, बन गया उपरयुक्त, उपरयुक्त बन गया। तो आपका जवाब ए बिल्कुल सही है, शानदार है और आप सभी जानदार विद्यार्थी हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? आपको बताना है व्यंजन संधि का है। स्वागत, उच्छ्वास, सरोवर, सरोज। जल्दी से आप जवाब दे देंगे। और यहां पे भी 2-3 चीज। नहीं, अगर अनुराग आप शेयर कर देंगे तो भाई तुरंत के तुरंत बफरिंग समाप्त हो जाएगी। ये सिस्टम बनाया गया है, तुरंत बफरिंग समाप्त हो जाएगी। वैसे भी आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, अगर आपको जो है पढ़ाई आप करते हैं, आपको पसंद आता है तो शेयर करना चाहिए। तो आपने यहां पे कर दिया साहब सु जमा आगत, और साहब स्वागत हो गया आपका। यहां पे उत जमा श्वास, उत जमा बच्चे श्वास, और साहब उच्छ्वास हो गया। और यहां पे सरह जमा वर, सरोवर हो गया आपका फटाफट से। और यहां पे सरह जमा ज, सरोज हो गया। क्लियर है? अब जवाब तो आपके पास मिल गया है कि साहब उत जमा श्वास। तो याद रखना, कभी भी त के बाद यहां पे श आ जाए तो ये बदल जाता है आधे च में, और ये बदल जाता है छ में। ये बात आपको याद रखनी है। कभी भी त के बाद श आ जाए तो च छ हो जाता है, इस प्रकार से हो जाता है। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। कहीं ओ के बाद नोट कर लेना, ओ के बाद बच्चे अगर व्यंजन आ जाता है, अगर व्यंजन आ जाता है, व्यंजन शब्द आ जाता है, व्यंजन से स्टार्ट होने वाला शब्द आ जाता है, तुरंत फटाफट से उसकी जगह पे विसर्ग लगा देंगे। जैसे मनोहर आ गया, मनोहर आप देखेंगे मनोहर आ गया, तुरंत इसकी जगह पे विसर्ग आपने लगाया, संधि विच्छेद हो जाएगा इसका। और जो पहले और बाद में बचा है लिख देंगे। तो आगे बढ़ते हैं बच्चे। विलोम शब्द, 3 विलोम शब्द आपको करने हैं फटाफट से। हमने कहा लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। कौन करेगा? जल्दी से। कृष का विलोम शब्द है, केस होगा मतलब बाल होगा, भव मतलब होना, वेटअप मतलब पौधा, वृक्ष, हिस्ट पुष्ट। कृष का विलोम क्या होगा? कहते हैं वो बड़ा कृषकाय हो गया है, वो बड़ा कृषकाय हो गया है। जल्दी से आपको जवाब देना है, जल्दी से जवाब देना है। निशु, पांचाल, अरुण, अमिता, अनुराग, टिंकू, शुभम, सारिका, संजीव, प्रियंका शर्मा, नैन्सी, चाँद, शुभम, अंशु, प्रियंका शर्मा, रेनू, प्रियंका कुमारी, मोनिका, टिंकू, शुभम, यादव, ब्रजेंद्र, शारदा, शालिनी, खुशबू, निशु, प्रदीप कुमार। फटाफट सेशन को शेयर भी करते चलो भाई। कहता है कृष का विलोम शब्द क्या होगा? तो बच्चे केश नहीं होगा, भाव नहीं होगा, वृक्ष नहीं होगा, हिस्ट पुष्ट। कहते हैं उसकी शरीर बड़ी कृषकाय हो गई है। फिर कई लोग क्या कहते हैं, भैया बड़ा वो हिस्ट पुष्ट आदमी है, बड़ा मजबूत आदमी है। तो यहाँ पे बेटअप नहीं होगा भैया, बेटअप नहीं होगा, यहाँ पे डी हिस्ट पुष्ट होएगा। अब बहिरंग, जल्दी से आप कहते हैं बहिरंग का विलोम क्या होगा? कहते हैं उसका बाहर बाहर से संबंध है। बहिरंग का विलोम शब्द क्या होगा? आलोक होगा, आलोक का मतलब प्रकाश होता है साहब। अंतरंग होगा, घनिष्ठ होगा, या फिर चतुरंग होगा। जल्दी से, चतुरंग चौसर को भी कहते हैं, शतरंज को भी चतुरंग कहते हैं, ये भी नोट कर लेना अनेकार्थी शब्द में। और भैया अश्व को भी चतुरंग कहते हैं, गज को भी, 4 पैर वाला ये चतुरंग हो जाएगा। और आपका जवाब बिल्कुल सही है, बी जवाब जिन्होंने भी दिया। बहिरंग का अंतरंग। अज्ञ का विलोम हो जाता है विज्ञ। अज्ञ का मतलब होता है मूर्ख, का विद्वान हो जाएगा विज्ञ। आगे बढ़ते हैं, ग्रस्त। आपने शब्द सुना होगा, यह शब्द पीछे लगता है तमाम शब्दों के, कि वह पोलियो ग्रस्त है, वह तनावग्रस्त है। तो आपको बताना है ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होगा? श्रेष्ठ होगा, मृत्यु होगा, प्रहार होगा, मुक्त होगा। जल्दी से आपको जवाब देना है। जल्दी, यहां यूपी बिहार की लड़ाई ना करें, आप भारत के बने रहें, ठीक है? आप भारत के बने रहें, आप सभी भारतीय हैं। जाति धर्म में मत तोड़ो, इस आजादी को फिर से अंधकार में मत छोड़ो। तो बच्चे ग्रस्त का विलोम क्या होगा? किसी चीज से ग्रस्त होना, जुड़ा होना, परेशान होना, तो भैया उस चीज से मुक्त होना। प्रहार नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगा, श्रेष्ठ नहीं होगा। तो जल्दी से आपको जवाब देना है। श्रेष्ठ का विलोम अगर आपसे पूछे तो आप कह देंगे श्रेष्ठ का होता है निम्न, आप कह देंगे। मृत्यु का जीवन कह देंगे, ठीक है? मृत्यु का जीवन कह देंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चे। प्राची, ये सबसे ज्यादा गलत होने वाला शब्द है। प्राची का पर्यायवाची, देखता हूं सबसे पहले कौन बताता है। जल्दी से आपको जवाब देना है।
मेरे प्यारे दोस्त, प्राची का पर्यायवाची शब्द है प्राचीन, प्रकृति, पूर्व, प्रज्ञा। जल्दी से आपको जवाब देना है बच्चे। प्राची सबसे ज्यादा गलत होता है, 80% ये प्रश्न जब भी आता है एग्जाम में गलत हो जाता है। देखता हूं सबसे पहले कौन जवाब दे रहा है भाई। तो साहब आप देखेंगे गलत जवाब मैंने कहा सभी देते ही हैं और आप लोगों ने भी वही काम किया। तो प्राची मशरीक को कहते हैं साहब। मशरीक ये शब्द ही बहुत कम सुना होगा आपने। मशरीक को कहते हैं प्राची। पूर्व को कहते हैं, पूर्व दिशा को प्राची कहते हैं, नोट कर लेना। पूर्व, मशरीक, प्राची, ये पूर्व दिशा को कहते हैं। ये जब भी आता है क्वेश्चन गलत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछ रहा है तरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द है, जल्दी आपको बताएंगे जल्दी। तरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द है पुष्कर। पुष्कर साहब तालाब को कहते हैं, तालाब को आप जो है पुष्कर कहते हैं। जल्दी से आपको जवाब दे देना है, तालाब को आप पुष्कर कहते हैं। कूल शब्द, कूल किसे कहते हैं कोई बताएगा? कोई एक बच्चा बता सकता है कूल किसे कहते हैं? जल्दी। कूल, अभी तक कोई जवाब? तट को कहते हैं बच्चे, तट को कूल कहते हैं, तट को कहते हैं। जलधि सागर को कहते हैं, ठीक है। उर्मी, लहर, हिल्लोल, हिल्लोल सही जवाब आपने दिया है। उर्मी, लहर, हिल्लोल और विथी, विथी कई बार विथी आ जाता है, गलत कर देते हैं तो तरंग लहर का लहर, हिल्लोल, विथी ये कर देंगे, दिमाग में हमेशा रहेगा। और उर्मी भी, उर्मी, लहर, हिल्लोल, विथी। आगे बढ़ते हैं बच्चे। हाँ बिल्कुल, कुल का मतलब किनारा, बिल्कुल सही जवाब। किसने दिया है ये? पंडित। क्या बात है, बहुत अच्छे भाई। तट, किनारा बिल्कुल सही है। जंगल में मंगल, और आपको बताना है साहब जंगल का पर्यायवाची। जंगल का मतलब क्या होगा? प्रमोद होगा, मतलब खुश रहना साहब। विश्रांति होगा, शांति, आराम करना। कांतार होगा, दिव होगा। जल्दी से आप जवाब दे देंगे। दिव दिन को कहते हैं, जल्दी से आप जवाब देंगे। क्या होगा भाई? जल्दी से आपको जवाब देना है, क्या होगा? दिव का मतलब सुखद भी होता है, दिव का मतलब नोट कर लेना, सुखद भी होता है, कोमल भी होता है, स्वर्ग भी होता है, दिन भी होता है। तो बच्चे कांतार को हम जंगल कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। कांतार को हम जंगल कहते हैं, वन कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब। कांतार को हम कहते हैं अरण्य कहते हैं, जंगल कहते हैं, वन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं साहब। 9 2 11 होना, कहते हैं जैसे ही मुसीबत मुझ पर आई मेरे सारे साथी 9 2 11 हो गए। जैसे ही सुना कि मेरे घर में किसी को कोरोना हो गया है, तब हमारे सारे साथी तुरंत हमारे घर से 9 2 11 हो गए। सब 9 2 11 होने का मतलब क्या हुआ? गणित में निष्णात होना, अधिक हो जाना, भाग जाना, साथ साथ रहना। क्या जवाब होगा? जल्दी से जवाब देंगे तो साहब पलायन कर जाना। 11.2 से पलायन वेग होता है और तुरंत फुर्र हो जाना, भाग जाना। आगे बढ़ते हैं साहब। चैन की बंसी बजाना, चैन की बंसी बजाना। जब से बच्चों ने सुना है कि मुझे परीक्षा 10वीं की नहीं देनी है, तब से सारे बच्चे घर में बैठ के चैन की बंसी बजा रहे हैं। तब से सारे बच्चे घर में बैठ के चैन की बंसी बजा रहे हैं। साइकिल की चैन की बांसुरी बनाकर बजाना, फुर्सत में बंसी बजाना, बेरोजगार हो जाना, मौज करना। जल्दी से आप जवाब देंगे, देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है भाई। तो फुर्सत में बंसी बजाना कई बच्चे जवाब दे रहे हैं। नहीं साहब, गलत हो गया। यहां होता मौज करना, मौज उड़ना। बच्चे क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मौज करना, मौज कर रहे हैं। शुभम बिल्कुल सही। जल्दी आगे बढ़ते हैं बच्चे। मौज करना होता है। आज रामनवमी का त्योहार है। जैसे ही अयोध्या में भगवान राम आप देखेंगे आए, रावण पर विजय प्राप्त करके, अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए। और जिस दिन आपके घर नौकरी लगेगी, आपके घर वाले भी घी के दिए जलाएंगे। तो दीपावली मनाना, खुशी मनाना, रईसी प्रकट करना, अपने को विशिष्ट समझना। क्या जवाब होगा? जल्दी से बता देंगे, जल्दी से बच्चे आपको जवाब देना है। और जिन्होंने भी जवाब दिया, बी जवाब बिल्कुल सही है, शानदार जवाब है, खुशी मनाना। आगे बढ़ते हैं।
अब कौन सा शब्द शुद्ध है जिसे आप वर्तनी शुद्धि कहते हैं? वर्तनी शुद्धि, मैंने आपको कहा ना 50 ये शानदार प्रश्न होते हैं, हर प्रकार के प्रश्न मैं सम्मिलित करता हूं। यहां कहता है शुद्ध शब्द आपको बताना है, जगता प्राण, जगत प्राण, जगण या जगत प्राण, क्या शब्द होगा? कौन सा शब्द सही है? जल्दी से आप जवाब दे देंगे, जल्दी से। कौन सा सही जवाब है? जल्दी से आपको जवाब देना है। तो बच्चे यहाँ पे जगता पाण नहीं होगा, जगत पाण नहीं होगा, जगण नहीं होगा। डी जवाब जिन साथियों ने दिया प्रश्न संख्या 25 का डी, क्या बात है। शुभम पढ़ाई पे ध्यान दो बालक, जगत प्राण नहीं तो निकल जाएगा। अब ये सवाल आपको जवाब देना है, यहां पे गलती होने के चांसेस, और आपका अगर इसका संधि विच्छेद पूछ ले तो बहुत कम लोग बता पाएंगे, और कौन सी संधि है ये भी बहुत कम लोग बता पाएंगे। जल्दी से आपको जवाब देना है, क्या जवाब होगा? क्या जवाब होगा? जल्दी से आपको जवाब देना है। कौन सी वर्तनी शुद्ध है? उच्च श्रृंखल, उच्च श्रृंखल, उच्च श्रृंखल, उच्च श्रृंखल। जल्दी से आप जवाब देंगे, क्या सही है? क्या सही है? और फटाफट से एक बार जवाब देते रहेंगे। देखता हूं सबसे पहले किसने जवाब दिया है। तो ये उत जमा श्रृंखल से बना हुआ है शब्द, उत जमा श्रृंखल से शब्द बना हुआ है। ये जवाब बिल्कुल सही है, ये जवाब बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही जवाब है। और एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, ये शब्द कैसे बना था। उत जमा श्रृंखल से, श्रृंखल से ये शब्द बना था, उत जमा श्रृंखल से ये शब्द बना था। यहां याद देखना, जो श्र बना हुआ है ये बड़े वाले श से बना हुआ है, और इसके बाद र आया है। तो पॉइंट आपको याद रखना है, ये दिमाग में रखना है कि त के बाद जब भी श आता है, ये श आता है तो च छ में बदल जाता है। ये वही वाला नियम है जो आज मैंने आपको बताया है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब प्रश्न आपके सामने शुद्धि का एक और आ गया, प्रदर्शिनी, प्रदर्शनी, प्रदर्शिनी, प्रदर्शिनी, क्या सही है? जल्दी से आपको जवाब देना है। निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है? जल्दी से आपको जवाब देना है, फटाफट से आपको जवाब देना है बच्चे। अनुराग, दिन भर क्या करते हो भाई? 2 GB नेट मिलता है आप सभी को, अपने नेट को बचा के रखो भाई जल्दी से। और यहां पर गलत जवाब देने वालों की संख्या बहुत कम है, सबने जवाब दिया है। दृश्य धातु से बना है, आप देखेंगे प्र उपसर्ग लगा है ई, दर्शन शब्द था, दृश्य धातु से बना है दर्शन, तो ये प्रदर्शनी बिल्कुल सही जवाब है। अब आपके पास आ गया वाक्यांश के लिए एक शब्द, पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द क्या है? पेट की अग्नि किसे कहेंगे? दावाग्नि, जठराग्नि, बड़वाग्नि, मंदाग्नि। जल्दी से आप जवाब देंगे कि भैया पेट की अग्नि को क्या कहेंगे। जल्दी से आपको जवाब देना है, पेट की अग्नि के लिए शब्द कौन सा है? पेट की अग्नि के लिए शब्द कौन सा है? क्या अनुराग, बिल्कुल शानदार। मुझे आपसे यही आशा है यार कि आप पढ़ाई करते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, अपने गुरु का नाम रोशन करेंगे, अपने देश का नाम रोशन करेंगे, गौरवान्वित होंगे आप एक दिन। मुझे यही विश्वास है आप पर और आशा है। तो साहब आप देखेंगे जब भी कहता पेट की अग्नि, तो जठर, हमारे पेट के अंदर जठर होता है, तो जठराग्नि उसे कह देते हैं साहब। और बच्चे याद रखना, ये जंगल की आग, जंगल की अग्नि को हम अग्नि को दावाग्नि कहते हैं, ये भी पूछा जाता है। और बच्चे आप देखेंगे समुद्र की अग्नि को, समुद्र की अग्नि को बड़वाग्नि कहते हैं। और जब आप देखेंगे कमजोर हो जाती है, जब भी कमजोर हो जाती है, पाचन शक्ति, पाचन शक्ति कमजोर होना, कमजोर होना, तो उसे मंदाग्नि कहते हैं। जिससे पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है उस अग्नि को जठराग्नि न कह के मंदाग्नि कहते हैं। जठर जो जला दे साहब, आपके शरीर के अंदर, आपके पेट के अंदर जठर होता है जो आपके भोजन को जलाता है, तो जठराग्नि। आगे बढ़ते हैं साहब। जिसके पास कुछ ना हो उसे, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए उपर्युक्त शब्द क्या है? उपर्युक्त शब्द नहीं होगा, उपयुक्त शब्द। उपर्युक्त मतलब होता है ऊपर दिया हुआ, उपयुक्त मतलब सटीक, सही। अभावग्रस्त होगा, दीनहीन होगा, किंचन होगा, महादीन होगा। जल्दी से आप जवाब दे देंगे क्या शब्द होगा? जल्दी से आप जवाब दे देंगे क्या शब्द होगा?
29 का सी सबने जवाब दे दिया। अकिंचन, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे साहब अकिंचन कहते हैं। दीनहीन, जिसके पास थोड़ा बहुत आप हैं। किसी चीज की कमी है तो अभावग्रस्त, बाकी सारी चीजें हैं, किसी एक चीज की कमी है कहते हैं वो धनाभाव है, किसी अभाव से ग्रस्त। तो आप देखेंगे अभावग्रस्त हो जाएगा। जो एकदम आप देखेंगे भोजन के लिए भी परेशान हो, वो महादीन, दीन दुखी शब्द आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहते हैं? जल्दी से आपको जवाब देना है। जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। प्रियंका शर्मा, मेरा नाम ले लो सर। प्रियंका थपलियाल, क्या बात है, बहुत अच्छे। तो प्रियंका थपलियाल जी, बिल्कुल स्वागत है हमारे हेलो टीचर्स टीम की तरफ से, आप सभी का अभिनंदन है। जिसे बुलाया ना गया हो तो साहब उसे क्या कहते हैं? उसे अनाहुत कहते हैं। आहुति दी जाती है। आपके घर में आज नवमी है, कल अष्टमी में जब आप देखेंगे हवन हुआ होगा तो देवताओं को आहुत दी गई होगी, बुलाया गया होगा। तो जिसे बुलाया जाता है उसे आहुत करते हैं, जिसे नहीं बुलाया जाता अनाहुत कहते हैं। जो हमारे सगे संबंधी होते हैं उन्हें रिश्तेदार कहते हैं, संबंधी को रिश्तेदार करते हैं। और साहब ये पॉइंट अपने दिमाग में हमेशा के लिए बिठा देना, सामने अगर कोई आया है, सामने आया है, सामने आया है, अगर कोई आपके सामने आया है तो अभ्यागत है। और साहब जो बिना तिथि के आता है, बिना समय के आ जाए, जिसके आने की तिथि नहीं है, जिसके आने की तिथि नहीं है, वो अतिथि होता है। आगे बढ़ते हैं साहब। अब 3 बेहतरीन प्रश्न आप करेंगे भाषा से। और निशु ने कहा रिश्तेदार बेकार। बिल्कुल परेशान नहीं होना बच्चे, आप अच्छे करते रहें, आप अच्छे रिश्तेदार बने, आप अच्छे व्यक्ति बने, आप अच्छी जो है शिक्षिका बने। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? पंजाब का, जम्मू कश्मीर का, राजस्थान का, आंध्र प्रदेश का। तो मैंने आपको ये बात बताई हुई है कि हम भाषा की बात 343 में करते हैं। 343 से 351 तक अनुच्छेद में हम भाषा की बात करते हैं। देखता हूं सबसे पहले, और सभी ने, इसका मतलब आपका जीएस भी थोड़ा ठीक है, ये हिंदी वाले जीएस का प्रश्न है। तो 1 अक्टूबर 1953 आप लिख लेना, 1 अक्टूबर और सब 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। और उस समय फजल अली, आप नोट कर लेंगे, एक नाम है फजल अली, पूछ लिया जाता है, फजल अली, ये साहब ये नाम पूछ लिया जाता है। ये पुनर्गठन आयोग के, आप देखेंगे, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे, आयोग के अध्यक्ष थे। ये भी आपको नोट कर लेना है। ऐसा तब हुआ जब आंध्र प्रदेश में रामालू, 55 दिन के बाद रामालू की मृत्यु हो गई, इसके बाद ये कानून ले आया गया। इतनी बात आपको दिमाग में रखना है। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं साहब। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? जल्दी याद रखना, मैं उपभाषा और बोलियां आपको रटवा दूंगा। अब सच्चिदानंद कह रहे हैं एमसीक्यूज फास्ट करवाइए गुरुजी, तो थोड़ा फास्ट कर देते हैं। मैंने कहा टाइम आपको बता रखा है, 1 घंटे 12 मिनट ये क्लास चलती है, कभी कभी 15 मिनट चल जाती है। 50 प्रश्न आपको करवाते हैं, हर चैप्टर के करवाते हैं। पढ़ने का मतलब है कुछ सीखें भाई। तो एक पॉइंट यहां पे नोट कर लेंगे, 5 ये आप देख लेंगे, 5 उपभाषाएं होती हैं, 18 बोलियां होती हैं। और जब भी आज से आपको पूछे बघेली, तो जब भी ABC आप कर देंगे। पूर्वी हिंदी में आती है ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो आज के बाद ट्रिक से आपको बताएंगे। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी तो कहते हैं ABC, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अब आपको जवाब देना साहब, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, मतलब बना दिया गया? कब से हिंदी को राजभाषा बना दिया गया? तो अनुच्छेद 343 में 14 सितंबर 1950 को, या 14 सितंबर 1950 को, 49 को, या 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू किया, या 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ। तो फटाफट से आपको जवाब देना है बच्चे। 14 सितंबर 1949 को नोट कर लेना बच्चे। इसी दिन
इसी दिन हिंदी को हमने क्या दिया, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया और साथ के साथ इसकी लिपि क्या, इसकी लिपि देवनागरी होगी, ये बात भी हमने साथ के साथ कह दिया। और 300 अनुच्छेद 343 से लेके 300 आप देखेंगे 51 तक भाषा के बारे में वर्णन किया गया है। साथ के साथ आप एक पॉइंट नोट कर लेंगे, पहला हिंदी दिवस, पहला हिंदी दिवस, पहला हिंदी दिवस, ये क्वेश्चन बिल्कुल नायाब है, नायाब हीरा आपने सुना होगा, ये नायाब क्वेश्चन है। 1953 में पहला हिंदी दिवस मनाया गया 14 सितंबर को, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर को 1953 में मनाया गया था। तो आगे बढ़ जाते हैं बच्चे, अब आपको जवाब देना है जल्दी से। अलंकारों पे आप आ चुके हैं। ध्वनिमयी करके गिरकंदरा कलित कानन केली निकुंज को, जल्दी से आप जवाब देना है, क्या जवाब होगा। और ये बिल्कुल गलत होगा, निश्चित रूप से आप गलत करेंगे, लेकिन देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है। ध्वनिमयी करके गिरिकंदरा कलित कानन केली निकुंज को। लाटानुप्रास है, वृत्यानुप्रास है, छेकानुप्रास है, यमक अलंकार है, श्रुत्यानुप्रास है, अंत्यानुप्रास है, श्रुत्या और बच्चे अंत्या, ये 5 प्रकार के आप देखेंगे अनुप्रास अलंकार होते हैं। अनुप्रास अलंकार होते हैं, सुनने में अगर एक जैसे होते हैं, एक वर्ण के होते हैं, उच्चारण आप सुन के एक जैसा लगता है, श्रुत्यानुप्रास हो जाता है। जिसके अंत के वर्ण समान होते हैं, अंत्यानुप्रास हो जाता है। शब्द या वाक्य का दोहराव होता है, उसके कारण आनंद आ रहा है, लाटानुप्रास हो जाता है। आप देखते हैं 2 शब्द आते हैं, उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, यमक अलंकार हो जाता है। अब ये बात आपने शब्द या वाक्य अगर आ जाए दोबारा, तो यहां पे आपको जवाब देना था। सभी ने सही जवाब दे दिया, ये मुझे आशा नहीं थी, बी जवाब दे दिया आप लोगों ने, बिल्कुल सही है। वृत्यानुप्रास बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, और ये तो गारंटेड गलत करेंगे आप। कुंद इंदु सनदेह उमा रमण करुण अयन में कौन सा अलंकार है। कुंद इंदु संदेह, जल्दी आपको जवाब देने हैं। कुंद के पुष्प के समान, और साहब आप देखेंगे कुंद के पुष्प के समान व चंद्रमा के शरीर के समान जिसकी देह है, इंदु मतलब चंद्रमा के समान जिसकी देह है। उमा रमण, जो उमा के पार्वती जी के रमण हैं, प्रिय हैं, प्रियतम हैं। करुण अयन, तो जल्दी से आप जवाब देंगे। श्लेष अलंकार होगा, श्लेष अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। एक बच्चे ने जवाब दिया है, नैन्सी ने और निशु ने, और अब तो लगभग सब देने लगे। तो ये जो सन आया है ना, इसका मतलब हुआ समदेह, अर्थ मैंने आपको बता दिया समदेह। तो बच्चे बी जवाब बिल्कुल सही है। अगर इस प्रश्न में आप अनुप्रास भी लगा देते, अगर ये पूरी लाइन दी होती अनुप्रास भी लगा देते, तो भी यहां पे ठीक है, अनुप्रास भी यहां पे सही हो जाता अगर ये पूरी लाइन दी होती तो। लेकिन उपमा अलंकार है, अर्थ अगर आपके समझ में आ चुका है। अब जहां बिना कारण के काम का होना पाया जाए, बिना कारण के इस दुनिया में कोई काम नहीं होता, लेकिन बिना कारण के काम का होना पाया जाए, वहां कौन सा अलंकार होगा, जल्दी से आपको बताना है कौन सा अलंकार होगा। बिनु पग चले सुनय बिनु काना, इसी का उदाहरण है। बिनु पग चले सुनय बिनु काना। भ्रांतिमान अलंकार को याद रखना है, एरर, जहां एक चीज को गलती से दूसरी चीज मान ली जाए, भ्रांतिमान अलंकार। जहां पे बिना कारण के कोई काम हो जाए, विशेष घटना हो जाए, सब विभावना अलंकार। बिना कारण के कोई काम नहीं होता, बिना पग के कोई चल नहीं सकता, लेकिन अगर कोई चलने लगे तो याद रखना वहां विभावना अलंकार हो जाता है साहब, याद रखना। विशेषोक्ति नहीं होगा, विरोधाभास नहीं होगा। अब 3 आपको वाक्य शुद्धि के प्रश्न करने हैं, लेकिन आप लोगों ने अभी तक अपना काम नहीं किया। हमने कहा लाइक और शेयर करना साहब, ये आपकी जिम्मेदारी है। अभी रस के क्वेश्चन बाकी हैं, छंद के क्वेश्चन बाकी हैं, अलंकार के क्वेश्चन बाकी हैं, और रचनाओं के क्वेश्चन बाकी हैं। अगर आप केबीएस की तैयारी करते हैं, वहां भी रचनाएं पूछी जाएंगी। उत्तर प्रदेश में आप चाहे दारोगा की तैयारी करते हो, या फिर आप यूपी टेट की तैयारी करते हो, सुपर टेट की तैयारी करते हो, तो रचनाएं पूछी जाएंगी। और यहाँ 5 रचनाएं मैं करवा रहा हूं सब। कौन सा वाक्य सही है आपको बताना है। बैल और बकरी घास चरती हैं, बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास चरता है, बैल और
बकरी घास चरती हैं जल्दी। तो हमारे यहाँ जब अगर आपको लिंग के बारे में जानकारी है और वचन के बारे में जानकारी है तो एक चीज, जब भी दो लोग हो जाते हैं तो बहुवचन हो जाता है। तो चरती और चरता वहीं पे गलत हो जाएंगे। तो सब बहुवचन के लिए एक, मैंने कहा एक है तो एक वचन है, दो या दो से अधिक हो जाएगा तो बहुवचन हो जाएगा, तो वहां पे चरते हैं। और एक पॉइंट और नोट कर लेना, है जो होता है ये बहुवचन होता है एक वचन होता है, ये भी साथ के साथ आप जानते रहें। आगे बढ़ते हैं। अब आपको जवाब देना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। राम ने पेट भर मिठाई खाई, राम ने पेट भर मिठाई खाई, राम ने भरपेट मिठाई खाई, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आपको जवाब देना है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। राम ने पेट भर मिठाई खाई, राम ने पेट भर के मिठाई खाई, राम ने भरपेट मिठाई खाई। तो आप देखेंगे भरपूर, भरसक, भरपेट ये शब्द होता है, तो सी बिल्कुल सही जवाब। और आप सभी शुभम, खुशबू, रोहिताश, नैन्सी सबका सही जवाब है। आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा, यहां पे गलती होने के चांसेस हैं, देखता हूं कौन सही बताता है। मैं आपकी सौजन्यता पर मुग्ध हूं, मैं आपके सौंदर्य पर मुग्ध हूं, मैं आपके सुजन्य पर मुग्ध हूं, इनमें से तीनों वाक्य अशुद्ध हैं। जल्दी से आपको जवाब देना है। 38 का जवाब देना है, आपने दे दिया। ये 39वां प्रश्न है, अभी तक किसी का जवाब नहीं आया या कमेंट मेरे पास लेट आ रहे हैं। फटाफट से बच्चे आपको जवाब देना है। तो बच्चे यहाँ पे क्या होगा, मैं आपके सौंदर्य पे मुग्ध हूँ, मैं आपके सौंदर्य पे मुग्ध हूँ, ये जवाब सही है। आगे बढ़ते हैं। अब रस से संबंधित प्रश्न आपको करना है फटाफट से। रसराज किसे कहते हैं, रसराज किसे कहते हैं। रति, हास्य, यहां पे नोट कर लेंगे। रति जिसका स्थायी भाव होता है श्रृंगार को, या फिर हास्य रस को कहते हैं, यहां पे करुण कर लेंगे, करुण रस को कहेंगे। हास्य रस का हास्य होता है, यहां करुण रस कर लेंगे जिसका शोक होता है साहब स्थायी भाव, और शांत रस जिसका निर्वेद अस्थायी भाव होता है। तो रसराज हम किसे कहते हैं साहब, श्रृंगार रस को कहते हैं। और श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है। रसराज कहने के पीछे इसमें ये बात है कि इसमें आप देखेंगे सारी कलाएं एक साथ आ जाती हैं, सारी कलाएं एक साथ इसमें आ जाती हैं, इसलिए इसको रसराज कहते हैं। श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, एक होता है जब नायक नायिका मिलते हैं तो संयोग श्रृंगार होता है सब, और जब हीरो हीरोइन एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं प्रेमी प्रेमिका, वहां पे वियोग श्रृंगार अथवा विप्रलंब श्रृंगार हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साहब। संचारी भावों की संख्या कितनी है, जल्दी से आपको जवाब देना है। और यहाँ कुछ नया आपको बताऊंगा, जल्दी से आप जवाब देंगे। संचारी भावों की संख्या कितनी है, जब भी आपसे पूछा जाए साहब रसों की संख्या कितनी है, रसों की संख्या जब भी आपसे पूछा जाए तो आप जवाब देंगे 9 है। अगर आपसे पूछा जाए स्थायी भावों की संख्या कितनी है, स्थायी भावों की संख्या कितनी है, तो साहब आपको जवाब देना है 9 है। ये बात याद रखना है। और जब भी आपको व्यभिचारी भाव पूछे जाएं, व्यभिचारी भाव पूछे जाएं या फिर संचारी भाव पूछे जाएं, संचारी भाव पूछे जाएं, तो आपको इनकी संख्या 33 बतानी है, बिल्कुल सही। और जब भी आपसे अनुभाव पूछा जाए, अनुभाव पूछा जाए बच्चे, अनुभाव 4 होते हैं, लेकिन सात्विक अनुभाव जब भी पूछा जाएगा, सात्विक अनुभाव, सात्विक अनुभाव 8 होते हैं। अनुभाव 8 होते हैं, सात्विक अनुभाव 8 होते हैं, वैसे अनुभाव 4 होते हैं। ये भी आपको दिमाग में रखना है। और जब भी आपसे पूछा जाए विभाव कितने होते हैं, तो विभाव 2 होते हैं। एक होता है बच्चे आलंबन विभाव, दूसरा होता है उद्दीपन विभाव, उद्दीपन विभाव। ये 2 प्रकार के होते हैं। आलंबन भी 2 प्रकार का होता है, एक आश्रय आलंबन होता है, दूसरा विषय आलंबन होता है, विषय आलंबन। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए अगर कभी भी पूछ दे, क्योंकि जो बनता है रस उसे कहते हैं, जो नाट्य शास्त्र में सूत्र दिया गया विभावानुभाव संचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति, ये नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने कहा और उन्होंने नाट्य शास्त्र में 8 रसों की बात की थी। यहाँ पे आ गया
कि भैया भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? स्थाई भाव का, शांत रस का, अनुभाव का, या फिर व्यभिचारी भाव का? देखते हैं किसका उल्लेख नहीं है, आपको जवाब देना है। भरत मुनि के जो रस सूत्र हैं उसमें किसका उल्लेख नहीं है? किसका उल्लेख नहीं है? लाइक और शेयर आप करते रहें, अपनी जिम्मेदारी निभाते रहें भैया, शेयर करते रहेंगे। भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो बच्चे आप देखेंगे, मैंने आपको बताया विभाव, अनुभव, संचारी भाव, संयोगादि रस निष्पत्ति सबकी बात करता है, लेकिन शांत रस नहीं था। और नोट कर लेना, इनकी किताब का नाम था नाट्य शास्त्र, और नाट्य शास्त्र में इन्होंने 8 रसों के बारे में बात की है, और 8 रसों के बारे में ही 8 रसों के जनक ये कहे जाते हैं। उद्भट ने आप देखेंगे शांत रस की जो है रचना की थी। बाकी श्रृंगार रस के अंतर्गत ही आ जाता है, श्रृंगार रस के अंतर्गत ही हम बच्चों का प्रेम, जिसे वात्सल्य रस आप कह देते हैं, या फिर भक्ति विषयक भगवान के प्रति प्रेम, इसी के अंतर्गत आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब छंदों के 3 प्रश्न होंगे आपके सामने। सममात्रिक छंद का उदाहरण कौन है? जल्दी से आपको जवाब देना है, छंद से जरूर आते हैं क्वेश्चन। सममात्रिक छंद का उदाहरण कौन सा है? दोहा, सोरठा, चौपाई। तो एक कॉलम आप बना लेंगे। छंद आप देखेंगे 3 प्रकार के होते हैं, ये बात आपको पहले पता होनी चाहिए। मात्रिक छंद होते हैं, और बच्चे वार्णिक छंद होते हैं, और मुक्तक छंद होते हैं। सबसे पहले मुक्तक छंद जूही की कली लिखा गया था, और जिसे लिखा था निराला ने। निराला ने लिखा था जूही की कली, जिसे रबड़ छंद कहा जाता है, केचुआ छंद कहा जाता है। और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन आ रहा है, मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं और वार्णिक छंद 3 प्रकार के होते हैं, ये भी जानते रहिए। सम, विषम और अर्धसम। अर्धसम ये आपको जानते रहना है। यहाँ क्वेश्चन पूछा है सम मात्रिक छंद, जिसमें मात्राएं समान होती हैं। तो चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, इसलिए सम मात्रिक छंद होता है बच्चे। सोरठा दोहा का ठीक उल्टा होता है, और ये अर्धसम मात्रिक में आते हैं। इसमें आप देखेंगे 13 मात्राएं और 11 मात्राएं आपको देखने को मिलती हैं दोहा में, और इसका ठीक उल्टा 11 और 13 मात्राएं आपको देखने को मिलती हैं बच्चे सोरठा में। ये ठीक एक दूसरे का उल्टा होता है। इसमें आधे आप देखेंगे आधी मात्राएं समान होती है, इसे अर्धसम मात्रिक कहते हैं। और जो 2 छंदों से मिलकर बनता है, जैसे आप छप्पे और कुंडलियां, छप्पे छंद और कुंडलियां छंद नोट कर लेना। कुंडलियां छंद ये बच्चे विषम मात्रिक छंद हैं, क्योंकि 2 छंदों से मिलकर बनते हैं। आगे बढ़ते हैं साहब। जिस छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, वह क्या कहलाता है? जल्दी से आपको जवाब दे देना है, जल्दी से आपको जवाब दे देना है बच्चे। जहां पे 4 चरण होते हैं, वैसे जब भी आपसे पूछा जाए नॉर्मली पद या पाद, पद, पाद या चरण, जब पूछा जाए चरण कितने होते हैं, तो ये बच्चे 4 ही आपको बताने हैं। चरण नॉर्मली 4 ही होते हैं। यहाँ कह रहा है 4 चरण में 16 मात्राएं सब में होती हैं, वो क्या कहलाता है? दोहा हमने कहा इस प्रकार का होता है। एक पंक्ति को हम दल कहते हैं, एक पंक्ति को दल कहते हैं, दल कहते हैं। इसको साहब विषम चरण कहते हैं, और इन दोनों को हम सम चरण कहते हैं। अगर आप नंबरिंग कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। सोरठा ठीक इसका उल्टा होता है। यहाँ पे आपको 13, 11 ये पूछा भी जाता है, 11, 13। और रोला ये देखेंगे सम मात्रिक छंद है, नोट कर लेना, सम मात्रिक छंद है रोला। 11 और 13 पर यति होती है। यति का मतलब होता है विराम विश्राम। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, अरिल में भी 16 होती हैं, तो डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? सबसे पहले छंद की बात किसने कही थी? जल्दी से आपको जवाब देना है, सबसे पहले छंद की बात किसने कही थी? मैंने कहा एक बार सेशन को शेयर जरूर कर देंगे, कम से कम 50-100 बच्चे तो होने चाहिए भाई। एक बार सेशन को शेयर जरूर कर देंगे। छंद को आप देखेंगे पिंगल शास्त्र भी कहते हैं, पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। पिंगल ऋषि ने इसकी खोज की थी, पिंगल ऋषि ने बच्चे इसकी खोज की थी। और साथ के साथ आप ये पॉइंट और नोट कर लेंगे कि सबसे पहले साहब हमने हमारे सबसे पुराने वेद ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया, ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है। आगे बढ़ते हैं साहब।
अब आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल के कवि हैं। हमारी हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया। 4 भागों में बांट देते हैं हम। 4 भागों में पहले को आप आदिकाल कह देते हैं, दूसरे को भक्ति काल कह देते हैं, और बच्चे तीसरे को हम रीति काल कह देते हैं, और चौथे को हम आधुनिक काल कह देते हैं। आधुनिक काल कह देते हैं। तो आपको ये 4 भाग हैं। यहाँ कह रहा है किस भाग के कवि हमारे भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल के कवि कौन हैं? देवसेन हैं। देवसेन बच्चे आदिकाल के कवि हैं। तुलसीदास भक्ति काल के कवि हैं, और चिंतामणि और बिहारी बच्चे रीति काल के कवि हैं। और देवसेन जो है श्रावकाचार इन्होंने लिखा था, श्रावकाचार। और ये बार बार पूछा जाता है। 250 दोहे हैं इसमें, 250 दोहे हैं और खूब पूछा जाता है। तुलसीदास की रचनाओं से तो पूरी राम भक्ति पड़ी हुई है। अगर तुलसीदास नहीं होते तो शायद राम को इतना महिमा मंडित कोई नहीं कर सकता। और सबसे बड़ा समन्वयवादी कवि भी तुलसीदास को कहा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी को खूब रचनाएं इन्होंने की थी। अब चिंतामणि की रचनाओं की अगर आप बात करें, बिहारी की एक ही रचना है, 719 दोहे की, कई जगह 713 दोहे आते हैं। और इनको गागर में सागर भरने वाला कवि कहते हैं। गागर में सागर भरने का काम किया था। ये रीति काल के हैं, रीति सिद्ध। ये रीति सिद्ध परंपरा के हैं। ये आप देखेंगे रीति सिद्ध परंपरा के हैं। और बच्चे ये रीति बद्ध परंपरा के हैं। ये रीति बद्ध परंपरा के हैं। और रीति मुक्त परंपरा के घनानंद आते हैं। तो यहाँ पे ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। चिंतामणि की जब भी आप बात करते हैं तो कवि कल्पतरु इनकी रचना आ जाती है। कवि कल्पतरु, कवि कल्पतरु फेमस रचना है। फेमस रचना है कवि कल्पतरु, चिंतामणि की रचना है। एग्जाम में पूछी भी जाती है, तो ये भी पता होना चाहिए आपको। और कभी भी रस विलास भी पूछ दिया जाता है। रस विलास किसकी रचना है? तो श्रावकाचार, देवसेन, तुलसीदास आपने बताने की जरूरत नहीं है। रामचरितमानस और जितने कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरमय रामायण, रामलला नेहछू, हनुमान नास्टक, सब इन्होंने लिखी। आगे बढ़ते। वाद विवाद संवाद किसकी रचना है भैया? वाद विवाद संवाद किस प्रकार की रचना है? किसकी रचना नहीं पूछा, किस प्रकार की? कविता है, कहानी है, संस्मरण है, आलोचना है? जल्दी से आपको जवाब देना है। स्वयंभू को बच्चे, स्वयंभू को जो है शुभम जी पहला कवि कहते हैं। ठीक है। और खड़ी बोली का पहला कवि आप जो है खुसरो को मानते हैं। नेहा बिल्कुल, ये 5 प्रश्न आपको मिलते हैं। तो बच्चे ये संस्मरण नहीं है, बहुत बड़े आलोचक, आलोचना के सशक्त हस्ताक्षर, आलोचना के हस्ताक्षर, सशक्त हस्ताक्षर थे नामवर सिंह। और नामवर सिंह जी शिष्य थे हजारी प्रसाद द्विवेदी के। हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के ये शिष्य थे। मतलब नामवर सिंह के गुरु कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। और बच्चे नोट कर लेंगे 1971 में, हाँ जी सही सुना आपने, 1971 में इनको हिंदी का बड़ा पुरस्कार, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार कहते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था 1971 में। और इनकी पत्रिका का नाम ही आलोचना है। इनकी पत्रिका, ये पत्रिका निकालते थे, इस पत्रिका का नाम ही आलोचना है। आलोचना, पत्रिका का नाम ही बच्चे आलोचना है। और बच्चे आलोचक के मुख से, इनकी रचना है आलोचक के मुख से, आप देख लेंगे। तो लाइक और शेयर भी करते चलें बच्चे, एक एक साथ। इनके बारे में सब कुछ मैं बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया इनकी रचना है बच्चे, हाँ बिल्कुल सही। अभी खुशबू 10 मिनट और रुकना है। आलोचक के मुख से इन्हीं की रचना है। कविता के नए प्रतिमान पे इनको मिला था, ये नोट कर लेना। कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान इनकी रचना है। खूब फेमस जो है रचना है इनकी, कविता के नया प्रतिमान, वाद विवाद संवाद। इन्होंने छायावाद भी लिखा था, छायावाद। तो इतना बहुत है, आगे बढ़ते हैं।
अब ये आपको याद रखना है, मैंने किसी दिन बताया भी था ये रचना। देखो अपभ्रंश, देखो अपभ्रंश का पहला आप देखोगे, जब भी आपसे पूछा जाएगा अपभ्रंश का पहला कवि, तो आप जो है स्वयंभू को बताओगे। और आप कहेंगे पहला कवि किसने माना है, राहुल संस्कृतायन ने किसको माना है, तो बच्चे आप बता देंगे सरहपा को, ठीक है। और अमीर खुसरो कहेंगे, अमीर खुसरो जो है खड़ी बोली का पहला कवि। तो ये 3 प्रश्न हैं, तीनों प्रश्न आपको जानने चाहिए। भूरी भूरी खाक धूली, भूरी भूरी खाक धूली किसकी रचना है, आपको बताना है। कुंवर नारायण की, मुक्तिबोध की, श्रीकांत की। जल्दी से आपको जवाब देना है बच्चे, जल्दी से आपको जवाब देना है। भूरी भूरी खाक धूल किसकी रचना है। काठ का सपना, काठ का सपना, भूरी भूरी खाक धूली। और एक पॉइंट और साथ के साथ आपको नोट कर लेना, चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा, मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा। साहब ये आप नोट करेंगे। कामायनी एक, कामायनी एक पुनर्विचार, एक पुनर्विचार, कामायनी एक पुनर्विचार। ये खूब मतलब फेमस रचना है। और साहब ये मुक्तिबोध की है, मुक्तिबोध की रचना है, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। 1964 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, 1964 में आप नोट कर लेंगे, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था। खूब मतलब प्रसिद्ध लेखक हैं साहब। चाँद का मुंह टेढ़ा खूब पूछा जाता है, काठ का सपना, कामायनी एक पुनर्विचार, भूरी भूरी खाक धूली, एक साहित्यिक की डायरी भी इनकी रचना है, एक साहित्यिक की डायरी, एक साहित्यिक की डायरी भी इनकी रचना है। आगे बढ़ते हैं, एक और जो है सशक्त हस्ताक्षर से मिलाते हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ा कवि था, जिन्होंने सीधे सीधे प्रहार किया हमारे उस समय के वर्तमान के, उस समय का जो वर्तमान था, उस समय के लोगों पर सीधा प्रहार किया, लोकतंत्र पर सीधा प्रहार करने वाले कवि थे। गीत फरोश किसने लिखा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, भवानी प्रसाद मिश्र ने, गजानन माधव मुक्तिबोध ने, गिरिजा कुमार माथुर ने। जल्दी। शुभम यादव कह रहे हैं भैया प्रथम रचना जो है श्रावकाचार्य देवसेन। देवसेन बच्चे जैन धर्म के थे, आप देखेंगे इन्होंने जैन धर्म पे लिखा है। ये श्रावक धर्म जो मानते हैं जैन धर्म में, वो होता है श्रावकाचार। अगर कभी आप साहित्य आपको मैं बताऊंगा तो मैं आपको ये सारी बताऊंगा। अलग अलग लोग मानते हैं अलग अलग रचनाएं। किसी ने, अब किसने माना देवसेन को, तो ये नॉर्मली क्या है कि किताब में सिर्फ आपने प्रश्न देखा और जवाब दे दिया, नहीं, अलग अलग किसके अनुसार आप पूछ रहे हैं ये मायने रखता है। तो आप देखेंगे भवानी प्रसाद मिश्र गीत फरोश, और गीत फरोश सिर्फ भवानी प्रसाद मिश्र ने नहीं लिखा, आप देखेंगे बुनी हुई रस्सी भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखा। और कविता को अपना धर्म माना, ये कहते थे, कविता को अपना धर्म मानते थे। ये कहते थे जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और साहब उस तरह तू लिख, और इसके बाद मुझसे भी बड़ा तू दिख, इसके बाद मुझसे भी बड़ा तू दिख। तो ये भवानी प्रसाद मिश्र कहते थे। इदम न मम, इदम न मम इनकी रचना, ये एग्जाम में खूब आती है। जो बच्चे साहित्य पढ़ते होंगे, कालजयी एक शब्द आता है, कालजयी किसकी रचना है, तो कालजयी इदम न मम इन्हीं की रचना है। इदम न मम कालजयी ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है और खूब पूछी गई। बुनी हुई रस्सी मैंने कई बार बताया, तो बुनी हुई रस्सी भी अगर पूछ दिया जाए तो ये भी आ जाता है। आगे हनुमान बाहुक किसने लिखा था। हनुमान बाहुक के रचनाकार हैं, जल्दी से आपको जवाब देना है। जगन्नाथ रत्नाकर हैं, जगन्नाथ रत्नाकर हैं, रत्नाकर, या फिर रैदास रविदास जिसे कहते हैं, तुलसीदास हैं, घनानंद जी हैं। जल्दी से आपको जवाब देना है। हनुमान बाहुक के रचनाकार कौन है, तो बच्चे नोट कर लेना फिर से कि तुलसीदास जी ने हनुमान बाहुक लिखा था। तुलसीदास जी ने 12वें रामायण लिखा था। विनय पत्रिका तुलसीदास जी ने लिखा था। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा था। कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली ये सब जो है तुलसीदास जी ने लिखा था। घनानंद
ठीक है। घनानंद सुजान, आप देखेंगे सुजान सागर, इनकी प्रेमिका का नाम था सुजान, सुजान सागर घनानंद ने लिखा। रैदास की बानी, आप देखेंगे रैदास के दोहे आते हैं, ये गुरु ग्रंथ साहिब में पढ़ा जाता है। और बिहारी रत्नाकर इन्होंने लिखा था, बिहारी रत्नाकर, जगन्नाथ ने लिखा था बिहारी रत्नाकर। तो साहब आज के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार वालों का ख्याल रखें, गर्म पानी पिएं, साथ के साथ भाप जरूर लें, कोरोना से बचें। आप सभी जरूर कोरोना से जंग जीतेंगे और अपनी पढ़ाई की भी जंग जीतेंगे। इस वर्ष निश्चित रूप से आप सफलता के उस मुकाम पर होंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। रामनवमी की एक बार फिर से ढेरों बधाइयां, और मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपना ख्याल रखेंगे। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे अगर नहीं किया है, बेल आइकॉन दबा देंगे जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और लाइक कर देंगे। मनीष एम कोड का प्रयोग करेंगे जिससे अनअकैडमी ऐप पे आपको छूट मिलेगी। आज के लिए नमस्कार, जय हिंद।